Okay, so let us start with the class. Good morning. To start with your paper number 3. पेपर नाम कुछ मालूम है क्या? पेपर नेम इज ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. ठीक है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. ये जो पेपर है न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दोनों में सेम है. ठीक है, however in new syllabus certain more topics have been included, otherwise this particular subject has not undergone any changes. ठीक है, देखो ये पेपर आपका बेसिकली दो पार्ट्स में बाइफर्केटेड है. ठीक है, पेपर आपका बेसिकली दो पार्ट्स में बाइफर्केटेड है. फर्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग. ठीक है, फर्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग एंड सेकंड पार्ट इज फॉर प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. सेकंड पार्ट इज फॉर प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. एक बार नोट डाउन कर लो. पेपर नंबर 3 पेपर का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज फॉर ड्राफ्टिंग, सेकंड वन इज फॉर प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. ठीक है, ओके. अभी भी स्क्रीन विजिबल है, देखना अभी. ठीक है, ओके. अब ये जो ड्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से तुमको 60 to 70 मार्क का पेपर कवर रहता है. प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 30 to 40 मार्क्स. ठीक है, ओके. फिर मैं इसका ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में. फर्स्ट वन इज थियरी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, एंड सेकंड पार्ट है ड्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. थियरी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज ड्राफ्ट बेस्ड या ड्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. इन द सेम मैनर प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस में भी दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. ड्राफ्ट बनाने को भी आता है एज वेल एज थियरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है. ठीक है सर, कितना वेटेज रहता है ड्राफ्ट और थियरी बेस्ड क्वेश्चंस का? तो देखो वेटेज जो है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है. अगर आईसीएसआई को एग्जामिनेशन में पेपर टफ रखना है, ठीक है, पेपर अगर टफ बनाना है तो रेशियो रहता है 50-50 का. मतलब 50 मार्क्स तक का भी ड्राफ्ट पूछ सकते हैं एंड 50 मार्क का प्लेन थ्योरी. इन केस अगर एवरेज पेपर बनाना है 60-40, 60 का थ्योरी 40 का ड्राफ्ट. लल्लू पेपर बनाना है, लड्डू देना तुम्हारे हाथ में, 70-30. इज इट क्लियर? तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जिस क्वेश्चन पेपर के अंदर ड्राफ्ट ज़्यादा रहेंगे वो पेपर ज़्यादा टफ रहेगा? आंसर इज यस. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉर्मली डिफिकल्टी आता है किसमें? ड्राफ्ट बनाने में. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. ये वर्ड सुना है क्या तुमने पहले? आज की क्लास में आने से पहले क्या ये वर्ड सुना है ड्राफ्टिंग? क्या होता है ड्राफ्टिंग? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है, एज वेल एज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अपीयरेंसेस. ठीक है, ओके. ये ड्राफ्टिंग वर्ड सुना है पहले? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट और ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग के लिए बोला गया ड्राफ्टिंग
इज द प्रोसेस, लिखना मत अभी, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर्ली। ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स। drafting is the process of preparing any legal documents। एक सेकंड रुकना, स्क्रीन हैंग हो गया वापस। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के लिए अपन ने लिखा दैट ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, है ना। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कर रहे हो। लीगल डॉक्यूमेंट लाइक एनी एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट लाइक एनी एग्रीमेंट, एनी डीड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने सिलेबस में क्यों, व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज बीइंग इंक्लूडेड इन अ सिलेबस। एग्जीक्यूटिव तक तो ड्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हो, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो। हाउएवर एग्जीक्यूटिव में, हाँ, कंपनी लॉ में तुमको रिजोल्यूशन का ड्राफ्टिंग दे रखा है, बट वो भी कोई ग्रेटर लेवल पे नहीं दे रखा है। एक बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको ड्राफ्टिंग का, रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग का। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये जो ड्राफ्टिंग वाला जो एरिया होता है ना, इट शुड बी द फोर्टे ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, जब आप एक्चुअली में काम करने जाते हो तो यू विल कम अक्रॉस वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन हो गया या उस लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना हो गया। ठीक है, तो until and unless a company secretary is well versed with the drafting skills or with the interpretation of drafting skills, ठीक है, he may find it very difficult, ठीक है, to work particularly in this area, or he may find it very difficult to carry out his secretarial works or secretarial practices। Is it clear? इसलिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन में वी विल बी, ठीक है, लर्निंग वेरियस ड्राफ्ट्स। ठीक है, अब तुम समझना, सिलेबस में तुमको ना n नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स गिवन है, सिलेबस में तुमको n नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स गिवन है। अब एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग के अंदर कि सर एक्चुअली में जितने ड्राफ्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, क्या वो सारे के सारे ड्राफ्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है? आंसर इज नो। वेदर इट इज पॉसिबल, ड्राफ्ट तो भाई किसी भी चीज का बन सकता है ना। ठीक है, ड्राफ्ट तो किसी भी चीज का बन सकता है। सिलेबस के अंदर काफी ड्राफ्ट इंक्लूड किए गए। ठीक है, अब तुम समझना, उन ड्राफ्ट को इंक्लूड करने का जो पर्पस है ना, वो है तुमको प्रैक्टिस करवाना। ये सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, द मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर एंड मोर इट विल गेट इजियर फॉर यू। अब मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स इस पेपर के अंदर क्या करता है, नॉर्मली ड्राफ्ट्स को रटने के लिए जाता है। जब मैं तुमको पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ड्राफ्ट्स को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं तुमको बताऊंगा एग्जीक्यूट कैसे करना है, और तुम क्या करोगे, उसको रटने के लिए जाओगे। ठीक है, अब कितना भी रटने की कोशिश कर लो, तुम ड्राफ्ट्स को रट नहीं सकते, क्योंकि जो रियल टाइम जो सिनेरियोज है ना, वो चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है वो बदल सकता है रियल टाइम में या रियल लाइफ में। तो यहाँ पे जो तुमने ड्राफ्ट अगर रट भी लिया, तुमने एग्जाम में लिख भी दिया और पास भी हो गए, जब तुम प्रैक्टिकली काम करने के लिए जाओगे यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोशिश रखना क्या, कि अपन को ड्राफ्ट सीखें। ठीक है, ड्राफ्ट एक्चुअल में बनता कैसे वो अपन लोग सीखे, रादर देन रटने के। क्लियर? ओके, फिर देखो सब्जेक्ट में सेकंड एस्पेक्ट है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब तो अपन को क्लियर है, ड्राफ्टिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट। ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट।
सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है भाई प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है? प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है? प्लीडिंग्स का मतलब होता है टू रेज प्लिया। प्लिया का मतलब टू रेज योर कंसर्न, ठीक है? टू रेज योर कंसर्न, टू रेज योर प्लिया, अपनी बात रखना बिफोर एनी अथॉरिटी, ठीक है? टू रेज योर प्लिया बिफोर एनी अथॉरिटी फॉर गेटिंग द रिलीफ, फॉर गेटिंग द रिलीफ available under law, to raise your plea before any authority for the purpose of getting the remedies, for the purpose of getting the remedies available under law. अब फॉर एग्जाम्पल तुम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और उस एरिया में पिछले 15 दिन से लगातार पावर कट का इशू चल रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है? पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तुम क्या करोगे भाई? जिस अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन में सब्जेक्ट मैटर आता है उस अथॉरिटी के पास जाओगे एंड यू विल रेज योर कंसर्न, ठीक है? यू विल आस्क द अथॉरिटी टू टेक प्रॉपर एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, यस और नो? तो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्चुअली में प्लीडिंग्स कर रहे हो, तुम एक्चुअली में प्लीडिंग्स कर रहे हो बिफोर द अथॉरिटी। अब बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, सुनना मेरी बात, being a company secretary needs to raise a plea before various authority either on his behalf or on the behalf of any of his client, ठीक है? बिफोर वेरियस अथॉरिटी, ठीक है? नॉर्मली अथॉरिटीज कौन? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है? नॉर्मली अथॉरिटीज कौन सी होती है? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो भाई सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स, की प्लीडिंग्स करना कैसे है, ठीक है? प्लीडिंग्स करना कैसे है। तो ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ड्राफ्टिंग मींस व्हाट? प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट। प्लीडिंग्स का मतलब रेजिंग योर प्लिया, रेजिंग योर कंसर्न, आवाज उठाना, ठीक है? बिफोर एनी अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिलीफ, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द रिलीफ और फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द is available under law. Is it clear? Okay. अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोलता है? अपीयरेंसेस। थर्ड अपीयरेंसेस। तो अपीयरेंसेस का मतलब क्या होता है? अथॉरिटीज, ठीक है? तो कंपनी नीड्स टू अपीयर बिफोर वेरियस अथॉरिटी आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ इट्स क्लाइंट, ठीक है? अ कंपनी बिफोर वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यस और नो? यस। क्या पढ़ने वाले? अपीयरेंसेस का मतलब लिख लो, टू अपीयर बिफोर एनी, टू अपीयर बिफोर एनी, ऐसा लिख लो, टू अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी। इस वाले सेगमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ अपीयरेंस while making a company, while making the any appearances हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या रखना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सब्जेक्ट क्लियर? एक बार सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले? हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स का, देन वी विल लर्न दी रूल्स रिलेटिंग टू प्लीडिंग्स एज वेल एज अपीयरेंसेस, ठीक है? अब जब तुम आईसीएसआई का मॉड्यूल खोलते हो ना, तो आईसीएसआई का नंबर 1 देखो कौन सा गिवन है, नाम बताओ दो उस चैप्टर का। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। आई वोंट बी स्टार्टिंग द सब्जेक्ट विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है? आई वोंट बी स्टार्टिंग द सब्जेक्ट विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वो चैप्टर हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लियर? ओके। तो हेडिंग डाल दोगे नोटबुक के अंदर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई विल मेक यू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? चाहे वो थ्योरी हो गया, चाहे वो ड्राफ्ट हो गया, तो एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करना है
और नोटबुक में के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों ने किया ना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। हाँ, कुछ ड्राफ्ट्स के लिए या कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि मैं मॉड्यूल भी रेफर करवाऊँ, तो जहाँ जहाँ पे मॉड्यूल रेफर कर रहा हूँ वहाँ पे मॉड्यूल रेफर करो, अदरवाइज योर नोटबुक विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। तो राइट डाउन द हेडिंग इन योर नोटबुक, चैप्टर 1, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो लिखोगे पहले एक बार, इट मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट, means preparation of any legal document, like agreements, deeds, etc. Next, write down pleadings. एक सेकंड रुकना, नेक्स्ट लिखो pleadings. यस, प्रिपरेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स। आगे लिखोगे भाई प्लीडिंग्स के बारे में। नया नोटबुक मेंटेन करना है ना, अभी तो तुम पेजेस, हाँ, लिखो प्लीडिंग्स, लिखो टू रेज प्लिया, प्लिया मतलब अंडरलाइन करना, कंसर्न बिफोर एनी अथॉरिटी, to raise plea before any authority, to claim the relief, available under law, to raise concern or to raise your plea before any authority for the purpose of claiming the relief available under law. Third part is appearances. Appearances यहाँ पे लिख लो, write down appearances के लिए to appear before any authority, to appear before any authority, to appear before any authority, either on its on behalf, either on its own behalf or on behalf of any person, to appear before any authority either on its own behalf or on behalf of any person. पर्सन यहाँ पे बेसिकली कौन होगा बच्चों, क्लाइंट। ठीक है, ओके। अब एक नया टर्म सिखाता हूँ,
ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ड्राफ्टिंग में तुम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो, प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो while preparing the legal documents we are going to use some legal terms, ठीक है, जिनका इन जनरल मीनिंग कुछ और होता है बट इन लीगल टर्म्स उनका मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है। ओके, तो उसमें से सबसे पहला टर्म आता है कन्वेयंस। इन जनरल कन्वेयंस का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इन जनरल कन्वेयंस का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने लेकिन बोला ना यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिखो conveyance means preparation of any document, preparation of any document which covers, preparation of any document which covers transfer of any immovable property from one person to the another person. Preparation of any such document which covers transfer of any immovable property, which covers transfer of any immovable property from one person to the another person. तो भाई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन को, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन को अपन क्या बोलेंगे, कन्वेंस, ठीक है। तो फिर एक सवाल उठता है दिमाग के अंदर कि सर ड्राफ्टिंग में भी प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, कन्वेंस में भी प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ड्राफ्टिंग विल इंक्लूड कन्वेंस, ड्राफ्टिंग विल इंक्लूड कन्वेंस ऑल्सो ना, ऐसा बोलोगे द टर्म ड्राफ्टिंग विल हैव वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू कन्वेंस, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक ऐसा सर्कल बनाओ, छोटे सर्कल में क्या आएगा, कन्वेंस, बड़े सर्कल में ड्राफ्टिंग। तो यहां पे लिख लोगे एवरी कन्वेंस is a draft but every draft need not to be a conveyance. Write down. ठीक है, डन, ओके। यहाँ पे कन्वेंस में एक एग्जाम्पल लिख लो, क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो, सेल डीड, मॉर्टगेज डीड, प्लेज डीड, ये सभी हो सकते हैं। सेल डीड, मॉर्टगेज डीड, प्लेज डीड, ठीक है, डन। आगे देखो, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पा रहा हूँ, लिखो ड्राफ्टिंग के बारे में लिखो, ड्राफ्टिंग इज द सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। ड्राफ्टिंग इज सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, ड्राफ्टिंग इज सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स in a legible manner. Drafting is the synthesis or drafting is the collection of law and facts, in a legible manner. Legible manner का मतलब क्या होता है, understandable, ठीक है, क्या मतलब होता है, understandable। तो drafting is the collection of law and facts in a legible manner, मतलब लॉ एंड फैक्ट्स को
आपको प्रेजेंट करना है इन सच अ मैनर सो दैट इट कुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय एनी लेमैन, सो दैट इट कुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय एनी लेमैन। ठीक है, एक तुमको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कल को तुम सीएस बन गए, तुम प्रैक्टिस करने के लिए गए, तुम्हारे पास 3 लोग आए, उन्होंने बोला कि सर हम ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप मोड में, है ना, वी वांट टू स्टार्ट विद अ बिजनेस इन पार्टनरशिप मोड। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ starting that business, in respect of that business, we want your help, we need your help for executing a partnership deed। अब तुम समझना है ना, we need your help in executing a partnership deed। तो भाई तुम बोलते हो कि चलो ठीक है, मैंने सीएस किया है, फाइनल में ड्राफ्टिंग पढ़ा भी था, आई विल हेल्प यू टू ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डीड। तुम पहले उन लोगों का नाम पूछोगे, तुम तीनों का नाम बताओ, ठीक है, क्या बिजनेस करने वाले हो, कब से बिजनेस करने वाले हो, कौन से प्लेस पे बिजनेस करने वाले हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, कहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने वाले हो, बैंक अकाउंट का कंट्रोल क्या सबके हाथ में रहेगा या कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसको लेकर के क्या प्रोविजन बना रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाएगा तो क्या प्रोविजन बनाना चाहते हो, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा। बस समझ में क्या, तो ये कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप उनसे कलेक्ट करोगे, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्स। ठीक है, अब तुम देखोगे, मेरी बात समझो, तुमने, तुमको सामने वाले बोला कि पार्टनरशिप डीड बनाना है, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई पार्टनरशिप डीड अगर मैं बनाने के लिए गया तो आई नीड टू फॉलो द प्रोविजन। ठीक है, आई नीड टू प्रिपेयर दैट ड्राफ्ट विद इन द स्कोप ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे, बट दैट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 3 लोग आकर के बोलते हैं कि हम तीनों में से एक पर्सन माइनर है और इसको भी हम लोग पार्टनर रखेंगे, तो क्या माइनर को एज अ पार्टनर इंक्लूड करने वाला पॉइंट पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हो क्या? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज इट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ। बस समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये ऐसा बोला जाता है, ड्राफ्टिंग इज द सिंथेसिस, ठीक है, और इट इज अ मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द लॉ एंड फैक्ट्स इन अ लेजिबल मैनर। बात समझ में आ रहा है क्या? तुमको फैक्ट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तुमको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन कंसिडरेशन विद द फैक्ट्स, बट दैट ड्राफ्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, दैट ड्राफ्ट should be prepared within the scope of law. The draft should be prepared within the scope of law. It should not go beyond, in any case it should not go beyond the scope of law, otherwise तो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा ना। वो लीगल डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, फिर एक और चीज समझना, एक बहुत कॉमन जो कंफ्यूजन रहता है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर क्या ड्राफ्ट को बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है? आंसर इज नो। ठीक है, ड्राफ्ट को बनाने का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर भी एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, मैं वो बताऊंगा। इज इट क्लियर? लेकिन एग्जैक्टली exactly ड्राफ्ट में क्या होना चाहिए ये भी कहीं पे डिफाइन नहीं है। एग्जैक्टली ड्राफ्ट में क्या होना चाहिए ये भी कहीं डिफाइन नहीं। मान लो कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो ड्राफ्टिंग, तो भाई मैं कोई ड्राफ्ट बनाऊंगा एज पर माई ओन स्किल्स। किसी और टीचर का तुमने देखा वीडियो या उससे जाकर के पढ़ा, तो वो ड्राफ्टिंग जब बना रहे तो ड्राफ्टिंग बना रहे एज पर देयर ओन स्किल्स। इट इज एक्चुअली एन आर्ट एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि इस क्लास में जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है, बाद में वही सब्जेक्ट मैटर पे ड्राफ्ट बनाने के लिए आया मेरे पास और मैंने उसका कंटेंट चेंज कर दिया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को जो चीजें रिकॉल हो रही है, आई विल इंक्लूड ऑल दी पॉइंट्स। ठीक है, एंड इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो मैं बताता हूँ, काफी सारे लोग जो है उनका स्पेशलाइजेशन भी होता है इस पर्टिकुलर एरिया में, ड्राफ्टिंग वाले एरिया में,
and they used to charge 20,000, 25,000, even 50,000, 1 lakh rupees per draft. बस समझ में आ रहा है क्या? तो it totally depends upon the level of expertise of a person. It totally depends upon the level of expertise of any person. Is it clear? एक और चीज, कोई भी ड्राफ्ट गलत नहीं होता है, मतलब समझ रहे हैं? मतलब इस चीज को अगर मैं फॉलो करूं तो एग्जाम में मुझे कभी भी 0 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज 0 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए. हाउएवर अगर मैंने सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर दिया, बोला पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए और मैंने बना दिया सेल डीड, तब तो क्रॉस करेगा ही ना वो. अदरवाइज ड्राफ्ट कभी भी गलत नहीं होता है. ड्राफ्ट कैन नेवर बी रॉन्ग. ड्राफ्ट विल आइदर बी गुड और बैड, या तो अच्छा होगा या खराब होगा, गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है. what exactly what points will be included and what point will not be included is not defined anywhere in the law. तो भाई जब इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है तो it will differ, or it generally it differs. Is it clear? Okay. नेक्स्ट लिखोगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. देखो बोला कोई भी ड्राफ्टमैन while preparing any draft should keep these principles in mind. ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो. द ड्राफ्टमैन कौन होता है? वन हु इज प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट. द ड्राफ्टमैन फर्स्टली must determine the draftsman firstly must determine the detailed information about the parties involved in the legal document. ये सबसे पहला पॉइंट है. ड्राफ्टमैन को सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई जो भी ड्राफ्ट वो बनाने जा रहा है उस ड्राफ्ट का क्या सब्जेक्ट मैटर है, एंड वो ड्राफ्ट किन किन लोगों के बीच में एग्जीक्यूट होने वाला है. ठीक है, सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेंगे? सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज द डिटेल ऑफ पार्टी. अब डिटेल ऑफ पार्टी में क्या इंक्लूडेड होता है? नेम, एज, एड्रेस, फादर्स नेम, एंड कुछ केसेस में उसका कास्ट भी इंक्लूड होता है. बोलो फिर से. नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, कास्ट ऑल्सो. ठीक है, प्लस वो पर्टिकुलर ड्राफ्ट में वो पर्सन क्या कैपेसिटी में काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक प्रीमाइसेस रेंट पे देना है, तुम आए प्रीमाइसेस रेंट पे लेने के लिए, तुम कौन? टेनेंट. हमारे बीच में रेंट एग्रीमेंट बनेगा, तो भाई मैं लैंडलॉर्ड, आई विल बी एक्टिंग एज अ लैंडलॉर्ड इन दैट रेंट एग्रीमेंट, यू विल बी एक्टिंग एज अ टेनेंट. तो ये भी प्री डिफाइंड होना चाहिए किसके दिमाग में? ड्राफ्टमैन के दिमाग में. वेरी गुड. नेक्स्ट लिखोगे he must obtain all the necessary information. He must obtain all the necessary information which are required to be included in the instrument. He should collect, or he must collect all the necessary information
इसको अपन लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट. नेक्स्ट, बता दो इसको. नेक्स्ट, he must also determine the applicability of various, yes, he must also determine the applicability of various provisions of law on the underlying इंस्ट्रूमेंट. मैंने अभी एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड बनाना है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. तुमको एक डीड बनाना है रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. यस नो. सेल बनाना है, एक सेल डीड बनाना है, सेल डीड बनाना है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी तो हो सकता है. ओके. एजेंसी से रिलेटेड एग्रीमेंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना कोई भी ड्राफ्ट आप नहीं बना सकते विच इज कॉन्ट्रावीनिंग दी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. अगर ऐसा हुआ तो इनवैलिड हो जाएगा वो ड्राफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट लिखोगे, he must express the intention, he must express the intention of parties clearly and concisely. In lucid language. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब your draft should include such language which could be easily understood, by any person. नॉर्मली लोगों को क्या लगता है मालूम है कि भाई जितना टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज करेंगे ना हमारा ड्राफ्ट उतना अच्छा बनेगा. नहीं. जितना लेंदी हम लोग ड्राफ्ट बनाएंगे ना हमारा ड्राफ्ट उतना अच्छा बनेगा नहीं. क्योंकि आज के पास किसी को आज के टाइम पे किसी को भी इतना, हाँ आज के टाइम पे किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे चौड़े ड्राफ्ट्स को पढ़ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, उसको एज इट इज समझ सके. तो क्या होना चाहिए तुम्हारा ड्राफ्ट? शॉर्ट एंड सिंपल, बट स्टिल इट शुड इंक्लूड ऑल दी रेलिवेंट पॉइंट्स. ठीक है. कोई भी रेलिवेंट पॉइंट वो ड्राफ्ट से एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके. आगे लिखोगे तो ये देखो जनरल प्रिंसिपल्स. ठीक है. ये थे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स. अब इसके आगे लिखोगे फाउलर्स रूल ऑफ ड्राफ्टिंग. फाउलर्स रूल ऑफ ड्राफ्टिंग. राइट डाउन. हेडिंग डालना फाउलर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. यहाँ पे मिस्टर फाउलर थे जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि किसी भी अच्छे ड्राफ्टमैन को
अगर आपको अच्छा ड्राफ्टमैन बनना है, ठीक है, अगर आपको अच्छा ड्राफ्टमैन बनना है तो आपको ये 5 रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वन शुड फॉलो दीज 5 रूल्स। ये मैंडेटरी रूल्स है क्या? नो, ठीक है, इट इज ओनली अ रिकमेंडेशंस। मानना है तो मानो, ठीक है। फर्स्ट लिखोगे प्रिफर द फैमिलियर वर्ड्स rather than far fetched words। मतलब अपने ड्राफ्ट में ऐसे वर्ड्स को यूज में लो विच इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया, रादर देन दोज वर्ड्स जो कभी कभार यूज में होता है। फार फेच्ड वर्ड्स का मतलब क्या है? जो रेगुलर यूज में नहीं आता है, जो कभी कभार यूज में आता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फार फेच्ड वर्ड्स, फैमिलियर वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन द ड्राफ्ट। तभी तो हम उसको ल्यूसिड रख पाएंगे, ठीक है, तभी तो वो किसी को भी पढ़ के समझ में आ पाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। प्रिफर द concrete words rather than abstract, rather than abstract। क्या मतलब है इसका? concrete word का मतलब होता है such words which gives exact meaning। भाई जितना जरूरी है ना उतना ही लिखना है, ठीक है। अब ये abstract words क्या होते हैं? which gives roundabout construction, which gives roundabout construction या which have more than one meaning। बस समझ में आ रहा है क्या? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, कॉन्क्रीट वर्ड शुड बी यूज्ड। कॉन्क्रीट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करते हो, ऐसे वर्ड्स जो एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। प्रिफर सिंगल वर्ड्स rather than rather than circumlocution। इसका मतलब क्या है? सर्कमलोक्यूशन का मतलब दो तीन वर्ड एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, और सिंगल वर्ड भी एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज में आना चाहिए? सिंगल वर्ड यूज में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इंटेंशन क्या है ड्राफ्टमैन का? टू कीप इट एज सिंपल एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। प्रिफर शॉर्ट वर्ड्स rather than long। प्रिफर शॉर्ट वर्ड्स rather than लॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि शॉर्ट वर्ड्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान होता है एज कंपेयर टू दी लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिफर सेक्शन rather than रोमन, सेक्शन वर्ड्स rather than रोमन वर्ड्स। आई होप डिफरेंस दोनों में क्लियर है। डिफरेंस क्लियर है तुमको सेक्शन वर्ड्स में और रोमन वर्ड्स में? ये देख लो इधर बोर्ड पे कौन सा यूज में होना चाहिए। ये क्या होगा एज कंपेयर टू दिस? एक 19 ये लिख देते हैं, एक 19 ये लिखते हैं, है ना। एक 35 ये लिखा, एक 35 ये लिखा, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है जो किसी भी ड्राफ्टमैन को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड ड्राफ्टमैन, ठीक है। अगर उसको चाहिए दैट यू शुड बिकम अ गुड ड्राफ्टमैन, देन ओनली
ही शुड फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, और एग्जाम में भी तुमको देखो, मेरी बात समझो, इस चैप्टर का नाम क्या मालूम है? इस चैप्टर को अगर किसी बच्चे ने अगर ठीक से अगर समझ लिया ना, मैं बोलता हूँ पूरा ड्राफ्टिंग पेपर उसको आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, सारी काम की बातें, और जो भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, आने वाले चैप्टर्स में इसको इंप्लीमेंट करना है हमको, तब तो हम अच्छे ड्राफ्ट नहीं बन पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी अ टोटल वेस्ट। इज इट क्लियर? ओके, आ जाओ आगे। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक तुमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, देन ड्राफ्टिंग के बारे में पता चला, प्लीडिंग्स के बारे में पता चला, अपीयरेंसेस के बारे में पता चला, देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में पता चला, देन फाउलर्स प्रिंसिपल, फ्लावर्स नहीं है, फाउलर्स, फाउलर्स, ठीक है, फ्लावर। देख अभी नेक्स्ट लिखो, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग a particular words or phrases in draft। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड्स और phrases फॉर ड्राफ्टिंग, मतलब क्या पढ़ोगे यहाँ पे? जो भी वर्ड्स या जो भी phrases आप यूज में लोगे, ठीक है, वाइल मेकिंग दी ड्राफ्ट, उन वर्ड्स उन phrases को यूज में लेते समय यू शुड कीप दीज गाइडलाइंस इन योर माइंड। ठीक है, देखो अभी, फॉर यूजिंग एनी जनरल वर्ड, refer its meaning in the Oxford Dictionary। ठीक है, देन फॉर लीगल वर्ड्स रेफर लीगल डिक्शनरी, रेफर लीगल डिक्शनरी, देन टेक्निकल वर्ड्स must be used in draft only after clearly ascertaining its meaning, only after clearly ascertaining its meaning। कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज करने से पहले 4 बार चेक कर लो कि इसका क्या मीनिंग कन्वे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ, द चॉइस लिखो एक बार, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड phrases, the choice of words and phrases should be made to convey, the choice of words and phrases should be made to convey the intention, should be made to convey the intention of the executor, intention of the executor to the reader, to the reader, in the same sense in which, in the same sense in which he wishes to do so, to do so। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है, मतलब समझते हो इसका? ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करो
जो तुम खुद पढ़ना चाहते हो। अगर तुम रीडर की जगह होते तो तुम्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाती। इसको ध्यान में रखते हुए आप उन वर्ड्स या फ्रेजेस को इनकॉर्पोरेट करो अपने ड्राफ्ट्स में। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी तक कितने चीजें पढ़ी? पहला, जनरल वर्ड्स यूज करो आफ्टर असर्टिंग द मीनिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। लीगल वर्ड्स के लिए लीगल डिक्शनरी, टेक्निकल वर्ड्स के लिए ओनली आफ्टर, एज फार एज पॉसिबल टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड, लेकिन जब व्हेन इट बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि भाई टेक्निकल वर्ड्स को इंक्लूड किए बिना काम ही नहीं चलेगा, तो वो केस में इंक्लूड कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर क्लियरली असर्टेनिंग देयर मीनिंग। फिर बोला वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन ड्राफ्ट शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर सो दैट इट कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रीडर। खुद को रीडर की प्लेस पे रख के देखो, खुद को रीडर की प्लेस पे रखो, क्या तुम्हें वो पढ़ के समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है? अगर इजीली समझ में आ रहा है तुम्हारा ड्राफ्ट अच्छा है, अदरवाइज तुम्हारा ड्राफ्ट बुरा है। ठीक है, तुमसे भी बुरा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज लेटेस्ट मीनिंग। यूज लेटेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स as far as possible, as far as possible। यस, डन विद दिस। चलो, तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।